प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चौथी क्लास लेकर आए हैं ना। वर्णमाला का चौथा वीडियो है। ठीक है। हमने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो बनाए हैं। उसमें आपका सबर टाइटल जो अध्याय था हमारा वो कंप्लीट होता है। आज से हम किसका अध्ययन करेंगे? व्यंजन का। ठीक है। सवर में अगर किसी को कोई डाउट होता है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। 11 सदस्यों का हमने अध्ययन बिल्कुल गहराई से किया हुआ है। एक एक शब्द, एक एक वर्णों का अध्ययन किया हुआ है। वैसे ही हम किसका करेंगे? व्यंजन का। ठीक है। जैसे मैंने स्वर की परिभाषा बताया था कि वे जो स्वर किसे कहते हैं, तो वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन की परिभाषा को हम समझते हैं तो व्यंजन किसे कहते हैं? आपको मैंने शुरू में बताया था कि प्यारे विद्यार्थियों, आप किसके ऊपर निर्भर है? अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, है ना? सभी हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो हम स्वर नहीं कहलाएंगे, हम क्या कहलाएंगे? व्यंजन। ठीक है। व्यंजन की परिभाषा ये कहती है कि जो स्वर की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो हम हमारे माता पिता के ऊपर निर्भर है, इसीलिए हम व्यंजन कहलाएंगे, हम ना कि स्वर कहलाएंगे। ठीक। तो आइए हम परिभाषा समझते हैं कि वे व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। अब कैसे स्वर की सहायता लेते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा का या खा। ठीक है। जब इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें का के नीचे क्या हलंत लगाऊंगा, पीछे क्या सदस्य छिपा हुआ है? छोटे आ। हम का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है? आपको मैं स्पष्ट करके बता रहा हूं कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता कैसे लेते हैं। ठीक है। जब हम खा को हम तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो खा के नीचे हलंत लगाऊंगा और पीछे कौन सा सदस्य है? छोटे आ। तो इसके खाद में सदस्य स्वर छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ है? इसीलिए इसको व्यंजन की जो परिभाषा बनती है ना, वो स्वर की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन की कुल संख्या 33 है, उसमें सभी सदस्यों का हम उच्चारण करेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आप स्वर की सहायता नहीं लोगे तो ना इसका उच्चारण कर पाओगे, ठीक है ना? उच्चारण इनका ठीक से नहीं कर पाओगे। आपको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जैसे अपन ने परी एग्जाम्पल के माध्यम से समझे थे, अगर आपको आपके माता-पिता पैसा देना छोड़ देंगे, आपको नहीं देंगे, तो आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। जब वो पैसे देंगे आपको, तभी आप पढ़ पाओगे। तो व्यंजन यही तो कहता है कि जो स्वर की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट है? ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। ठीक है। वैसे सभी लोग जानते हैं 33 होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक। जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, इणा, त, थ, द, ध, ना।
प, फ, ब, भ और मा। आपको स्वर की सहायता के बिना इनका उच्चारण नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आता है या, रा, ला, वा, सा, सा, सा और हा। ये जो 33 सदस्य हैं, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? व्यंजन के नाम से। सभी को स्पष्ट है? अगर आपसे पूछा जाता कौन-कौन से व्यंजन, तो आप का से लेकर कहाँ तक के सदस्य को बताओगे? हा तक। ठीक? किसी को कोई डाउट व्यंजन में? अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक? अब हम किसका अध्ययन करेंगे? व्यंजन का वर्गीकृत करेंगे। कितने आधार पे? 4 आधार पे। अब कौन-कौन से हैं? आइए हम उसको देखते हैं। हम व्यंजन को 4 भागों में बाँटेंगे। पहला हमारा आएगा सामान्यतः, ठीक है? दूसरा आएगा प्राण के आधार पे, और तीसरा आएगा घोष के आधार पे, और चौथा आएगा हमारा उच्चारण स्थान। ठीक है? चौथा हमारा है उच्चारण स्थान के आधार पे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कौन-सा टॉपिक उठाते हैं? सामान्यतः। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हम व्यंजन का 4 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। उसमें हम पहला प्रकार को लेते हैं। पहला कौन-सा है? सामान्यतः। देखते हैं सामान्यतः में क्या-क्या परिस्थिति होती है। हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक? पहला है हमारा सामान्यतः। अब हम इसको भी, हम सामान्यतः का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी 6 प्रकार का होता है। ठीक? है ना? ये पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, चौथा है हमारा संयुक्त व्यंजन, और पांचवा है हमारा उच्छिष्ट व्यंजन, और छठा है हमारा अनुनासिक। ठीक है? हम व्यंजन को 4 भागों में बांटे थे। पहला था सामान्य, तो दूसरा था प्राण के आधार पे, तीसरा था घोष के आधार पे, और चौथा था उच्चारण स्थान के आधार पे। उसमें हमने पहला प्रकार उठाया कौन सा? सामान्यतः। सामान्यतः भी प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रकार से बांटे हम? 6। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। तो हम सबसे पहले किसको समझने का प्रयास करेंगे? स्पर्श व्यंजन को। ठीक? मैं इसको मिटा देता हूं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ क्या निकलता है? स्पर्श मतलब किसी न किसी अंग को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, टच करेगा। ठीक है? स्पर्श व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन होंगे जिसके उच्चारण में हम जो व्यंजन का उच्चारण करेंगे कहाँ से होगा? मुख से ही होगा ना? कहीं अदर हिस्से से तो नहीं। मुख के अंदर से ही सारे जो भी सदस्य हैं उनका उच्चारण हम मुख से करेंगे। लेकिन इस स्पर्श शब्द से आपका क्या आशय निकलता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है?
स्पर्श का अर्थ होता है कि मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए एक ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस शब्द से परिभाषा बनाई जाती है, ठीक है? इसी शब्द से क्या बनाई जाती है? परिभाषा। तो परिभाषा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आइए हम परिभाषा समझते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए एक ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है? क्या परिभाषा बनती है प्यारे विद्यार्थियों कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए एक ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे क्या कहेंगे हम? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें कौन-कौन से सदस्य आते हैं। ठीक है? का, खा, गा, घा और इंगा। चा, छा, जा, झा, या। ता, था, डा, ढा, इना। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा और मा। ये जो 25 सदस्य हैं, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? स्पर्श व्यंजन से। मतलब ये निकलता है कि इन 25 सदस्यों का हम उच्चारण करेंगे तो मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए एक ध्वनि उत्पन्न करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है? तो का से लेकर मा तक आप एक शब्द बताता हूं, जैसे मैंने लिखा कसम। ठीक है? का से क्या बनाओगे? का से लेकर मा तक। ठीक है? का से लेकर मा तक और एस आधा स से क्या बनाओगे? स्पर्श व्यंजन। आया समझ में? कसम याद रख लेना। स्पर्श व्यंजन में कसम से का से लेकर मा तक और आधा स से क्या बनाओगे? स्पर्श व्यंजन। यह स्पष्ट है सभी को? चलो हम यहां से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है? इसको मैं मिटा दूं। पहला जो प्रकार था स्पर्श व्यंजन, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहां से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक? दूसरा प्रकार था हमारा कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक? अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? आइए हम उसके बारे में समझते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है कि मुख से जो निकलने वाली वायु कैसी निकलती है? अंत से तो निकलती है, किंतु जीभ से क्या करती है?
घुमड़कर बाहर की ओर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी प्यारे विद्यार्थियों? हम समझने का प्रयास करते हैं कि वे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख से निकलने वाली वायु घुमड़कर बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब कौन-कौन से सदस्य आते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। या, रा, ला और वा। ये जो 4 सदस्य हैं, जैसे या, रा, ला, है ना? तो जब इनका उच्चारण करते हैं हम, तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु जो कैसे निकलती है? घुमड़कर बाहर की ओर निकलती है। जैसे ला बोलोगे ला, तो जीभ जो है ऊपर-नीचे होती है ना थोड़ी, जो मुख से निकलने वाली वायु कैसी? घुमड़कर बाहर की ओर निकलती है, अगल-बगल से निकलती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि वे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु घुमड़कर बाहर की ओर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो या है और ये वा है, इन दोनों को किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है? अर्ध स्वर। या और वा को किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और ल को किस नाम से जानते हैं? रा को किस नाम से जानते हैं? प्रकंपित। ठीक है? और ला को लुंठित या पार्श्विक। ठीक? या और वा को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं और रा को किस नाम से जानते हैं? प्रकंपित। जैसे ट्रा, है ना? ट्रा जब बोलते हैं तो रा को क्या होता है? प्रकंपित होता है, वाइब्रेशन होता है। इसीलिए इसको प्रकंपित के नाम से जानते हैं। और ला को किस नाम से जानते हैं? लुंठित या पार्श्विक। और या और वा को अर्ध स्वर के नाम से। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं? एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि या रा को, या ला को, या और वा को, या ला और वा को। तो आप क्या लगाओगे? या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है? तो हमने आज पढ़ा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक? उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन को 4 प्रकार से उसको वर्गीकृत किया है। पहला था हमारा सामान्यतः, दूसरा था प्राण के आधार पे, तीसरा था घोष के आधार पे और चौथा था हमारा क्या? उच्चारण स्थान के आधार पे। तो हमने उसमें से पहला प्रकार कौन-सा? सामान्यतः, उसको हमने पढ़ा। उसके भी 6 प्रकार है। पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म या संघर्षी और चौथा है संयुक्त व्यंजन, पाँचवा है उत्क्षिप्त व्यंजन और छठा है अनुनासिक। उसमें से मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो वे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु
मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए एक ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मैंने एक कसम शब्द लिखा था, का से लेकर मा तक के सभी सदस्य और आधे सदस्य क्या बनाओगे? स्पर्श व्यंजन। यहाँ तक सभी को स्पष्ट है? अब मैंने दूसरा प्रकार पढ़ाया हुआ है। दूसरा कौन-सा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है कि जिसका उच्चारण अंतः से होता है, अंतस्थ व्यंजन। मतलब वे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कैसे निकलती है? घुमड़कर बाहर की ओर निकलती है। उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिसमें 4 सदस्य आते हैं, कौन-कौन? या, रा, ला और वा। ठीक है? तो हम इसमें से या और वा को किस नाम से जानते हैं? अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? ये मैंने लिखा हुआ है। या और वा को अर्धस्वर के नाम से जानते हैं और रा को किस नाम से जानते हैं? प्रकंपित के नाम से और ला को लुंठित या पार्श्विक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली वायु जीभ के दोनों अगल-बगल से निकलेगी, इसीलिए इसको लुंठित या पार्श्विक कहते हैं। ठीक? तो यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं या आज के लिए इतना ठीक है। तो अभी हम हमारी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम कल मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी-पापा का ख्याल रखिए और लोगों को ढेर सारा प्यार बाँटिए, ठीक? खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से पूछिएगा। ठीक है? धन्यवाद।